हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा BNSS और CRPC, कोड है 5002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो और एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट का नाम देखो और अपना सिलेबस मैच करो, ठीक है। सेमेस्टर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब BNSS और CRPC में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिर्फ एग्जाम टाइम पर ही अपनी स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बता दो जो न्यू संशोधन होकर आया था, न्यू एक्ट जो लगे हैं, तो जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता थी CRPC, उसका नाम बदलकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 BNSS, तो इसका नाम CRPC की जगह अब BNSS हो गया है। कोड नंबर हमारा 5002 है, यानी 5002, और कहीं पर ये 502 भी लिखा आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में बाई मिस्टेक 5001 हो गया है, तो आप उसे सही कर लेना। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। एक चीज और, जब से न्यू एक्ट चेंज होकर आए हैं तब से, वैसे तो आपका अगर कोड 5002 ही है, CRPC देखोगे तो 5002 के नाम से आएगी। अगर आप BNSS को देखोगे तो आपका 5006 कोड आएगा। तो आपको कोड से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपका एडमिट कार्ड निकल के आएगा तो वहां पे अगर आप कोड ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपका 5002 आएगा या 5006 आएगा। BNSS लिखा आएगा तो 5006, और CRPC लिखा आएगा तो 5002 आएगा। तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग उसे मैच कर लेना। कोड से भी इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। पेपर ऊपर नीचे होंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके आने की जो संभावना है 80% प्लस बनी रहती हैं। और हमारी नॉलेज के लिए ये 100% जरूरी है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं है, बेकार हैं। प्रत्येक लॉ के स्टूडेंट को इस की जानकारी होनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी इत्तला, ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को थोड़ा हम बेसिक से जानते हैं, हल्की सी इसके बारे में। इसको कहते हैं इंग्लिश में FIR। FIR, और FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है FIR की। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब बात करते हैं ये FIR होती क्या है। जब कभी किसी पक्ष में या दो पक्षों में विवाद उत्पन्न होता है, उसमें से जो पक्ष प्रथम अपना रिपोर्ट लेकर या अपनी परेशानी को लेकर थाने में आता है और उस घटना को लिखवाता है जो उसके संग घटी है, उसको FIR कहते हैं। जब वो सूचना लेके जाता है तो बाहर साधक अधिकारी कोई भी पुलिस का हो, तो उसको घटना को जो लिखता है उसे FIR कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी सारी जानकारी अब हम आगे पढ़ते हैं। वीडियो में चलने से पहले आपसे एक कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, जो आप उचित समझो वो आप समझ लेना। और वो चैनल है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, इस नाम से है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसका लिंक दे देता हूं, आप उसे कैसे ऑन करोगे ये और बता देता हूं। जब आप चैनल पे जाओगे, चैनल पे ये जो वीडियो है, जैसे आपकी वीडियो ओपन होगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मोर लिख रहा है मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद दोबारा से देखो, यहाँ पे मोर लिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक पे आपको चले जाना है। जब आप इसे क्लिक करोगे
तो इस प्रकार से आपका चैनल का पेज खोल के आएगा। तो यहाँ पे जो व्यू चैनल है इस पे क्लिक करके, यहाँ मैंने ऑलरेडी इसे फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पर एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे फॉलो करके और उसे वहां से म्यूट का ऑप्शन होगा, उसे ऑन कर लेना। तो आपको यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और चीजें भी अपलोड कर रखी हैं, आप वहां से जाके इसे देख सकते हो। और दूसरी बात, आप लॉ से संबंध रखने वाले, आप LLB, BLLB, LLM या किसी और चीज से संबंध रखते हो, आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो लॉ से रिलेटेड, तो वहां आपको न्यूज, अपडेट, नोटिफिकेशन, ये सभी जानकारी मिलती रहेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चंस, आंसर, ये सब आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। और दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो हमसे परचेज कर सकता है। अब ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपका बेस थोड़ा सा क्लियर करा दिया है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 5, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? साक्ष्य संबंधी इसका क्या मूल्य है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, किसी अपराध के होने के बाद किसी पुलिस, यहां पर मैं कर लेना, ठीक है, किसी अपराध के होने के बाद किसी पुलिस में या थाने में सबसे पहले दी जाने वाली सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है या होती है। मैंने यहां पे दोनों शब्द लिख दिए हैं, कहलाती है या होती है। जो अभियोगी यानी परिवादी द्वारा या उसके किसी संबंधी अन्य व्यक्ति द्वारा, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, अन्य द्वारा दी जाती है। इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा। जब किसी दो पक्षों में कोई घटना घटती है, विवाद उत्पन्न होता है, इतना तो आप सब जानते हो, विवाद दो पक्षों में ही होता है, A और B। जब इसमें से कोई एक पक्ष पहले थाने में जाए और वहां जाके अपनी रिपोर्ट लिखाए, उसको कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये FIR जिसके संग घटना हुई है वो स्वयं जा सकता है, या उसका कोई रिश्तेदार जा सकता है, उसका कोई दोस्त जा सकता है, या कोई संस्था जा सकती है, या कोई समिति, कोई बोर्ड, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सूचना का उद्देश्य है कथित दंड कार्रवाइयों के विवरण को लिखकर जांच की कार्रवाइयों का प्रारंभ करना है। और यहां पर इस FIR में उस घटना का विवरण होगा जिसके कारण विवाद हुआ है, और क्या घटना घटी है, और क्या क्षति हुई है, और किसने करी है, उस सभी चीजों का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। कि घटना, इसको इसलिए लिखकर दिया जाता है कि घटनाक्रम और विवरण को भुलाया ना जा सके या बाद में बढ़ाया ना जा सके। FIR का मतलब क्या होता है? FIR का मतलब होता है कि हम उस घटना का विवरण FIR में लिख देते हैं कि जो घटना घटी है, जिसके कारण कोई भी पक्ष हो, जो पक्ष अपनी FIR लेके आया है, वो स्वयं या पुलिस उस FIR में, उस घटना में कुछ घटा या बढ़ाना दे। आजकल आपको पता है रिश्वत का जमाना है, या किसी कारण से कोई इसमें कुछ घटा या बढ़ाना दे, तो इसलिए उसे पक्की रिपोर्ट बना दिया जाता है, पक्की FIR बना दिया जाता है। ठीक है, और उसी के आधार पर फिर क्या होती है, विवेचना चलती है। आगे चलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी अपराध की जांच करने के लिए प्रथम चरण है, जिसके बाद पुलिस अपराध की प्रकृति को देखकर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। तो FIR इसलिए लिखी जाती है, एक तो स्वयं जो जिसने FIR लिखवाई है वो, या पुलिस अधिकारी उसको बदलना दे। दूसरा, उस FIR के आधार पर ही फिर क्या होती है, विवेचना होती है, अन्वेषण होता है। अन्वेषण का मतलब होता है जांच, छानबीन करना होता है। अगर एक हमें सटीक बात पता पड़ जाएगी तो हम उसी के आधार पर फिर जांच पड़ताल करते हैं। अब ये नहीं है कि बार बार FIR हम चेंज करते नहीं, तो इसलिए उसे सटीकता से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। इसमें
एक केस है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अगर आप 2 या 3 केस आप करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप 3+ केसेस आप लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, डेफिनेशन अच्छे से लिखना, तो आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करना, कम शब्दों में अच्छा लिखने की कोशिश करना। ठीक है, आगे चलते हैं। केस नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। मामचंद बनाम अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 1981 का ये केस है। और इस केस में कहा गया, यदि किसी मामले की प्रथम रिपोर्ट, यहां पे सूचना और लिख लेना, प्रथम सूचना रिपोर्ट देने में देर हो जाए, जिसमें किसी झूठी सूचना देने पर ऐसी द्वेषपूर्ण ढंग से गलत सूचना देने की भावना निहित न हो, तो ऐसी देरी का कोई महत्व नहीं होता। तो यहां पर बोला था मामचंद बनाम अन्य में। अन्य का मतलब भी मैं समझा चुका हूं, आपको एक बार और समझा देता हूं। यहां पर लिख रहा है मामचंद वे अन्य। इसमें 2 पक्ष हैं, ए और बी। अब इसमें जो अपराधी हैं, कै हो गया, ख हो गया, गे हो गया, घ हो गया। ठीक है, और ये स्टेट केस है। क्या है? हरियाणा राज्य। ये कैसा केस है? स्टेट। इसको भी मैं अभी समझाता हूं, स्टेट केस कौन से होते हैं और परिवाद कौन से होते हैं, उनको भी अच्छे से अभी समझा देता हूं। पहले ये समझ लो, एक पक्ष ये हो गया स्टेट और एक पक्ष ये हो गया। अब इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेट कहां पे लिखा होता है? आपने कभी देखा होगा कि नाम देने के बाद फिर लिखा होता है स्टेट। स्टेट केस उसको कहते हैं जहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है, वो स्टेट केस होते हैं। और जो एफआईआर दर्ज कराता है उस पक्ष का नाम नहीं लिखा जाता है, उसके नाम के आगे स्टेट लिखा जाता है, यानी कि इस व्यक्ति ने एफआईआर के आधार पर केस कराया है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का वादी का नाम नहीं दिया जाएगा। एफआईआर वादी द्वारा की गई है, प्रतिवादी का नाम दिया जाता है। बात करते हैं अन्य की। जैसे इसमें ये प्रतिवादी है, इसमें 4 व्यक्ति हैं, तो फाइल के ऊपर जो नाम है किसी एक व्यक्ति का लिख दिया जाएगा कि भाई कै प्लस अन्य। अन्य में कौन है? 1 2 3 और भी हो सकते हैं, तो अन्य इसलिए लिख दिया जाता है कि कै के साथ साथ और भी इसमें अपराधी हैं। ठीक है, एक होता है परिवाद केस। उसमें क्या होता है, दोनों को समझा देता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। परिवाद में जैसे वादी और प्रतिवादी का कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, या कोई 2 पक्ष हैं, प्रतिवादी वादी मत समझो, 2 पक्ष ले लो, ए और बी। इनमें कोई झगड़ा हुआ, 2 पक्ष हैं ए और बी, इनमें झगड़ा हुआ। इनमें से कोई भी एक पक्ष थाने गया और थाने अपनी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट लिखने से थाने के अधिकारियों ने मना कर दिया, किसी भी कारण से मना कर देते हैं। तो अब उसके पास जो एफआईआर लिखाने गया है, इनमें से कोई भी पक्ष हो सकता है, तब वो अपनी एफआईआर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट उसके एफआईआर को, उसको कहते हैं केस को, उसको कहते हैं वाद। उस वाद को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। उसकी प्रकृति देखी जाएगी, किस प्रकार की है, वो सत्य घटना पर थोड़ा आधारित है या नहीं है, उसके बाद उसे देखा जाएगा। नहीं तो उसे खारिज कर लेगा। अगर उसे स्वीकार कर लिया है तब वहां पर नाम लिखे जाएंगे, जैसे ए बनाम बी, इनका आपस में झगड़ा हुआ है, एक इसमें वादी होगा, एक इसमें प्रतिवादी होगा। ठीक है, और जहां पर स्टेट लिखा आ जाए वहां पर क्या है, इन पर एफआईआर की गई है। प्रक्रिया दोनों की ही समान रहेंगी। ठीक है, इसमें पुलिस एफआईआर होने के बाद स्वयं अन्वेषण कर लेती है। ठीक है, और इसमें जब केस को दर्ज कर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है, फिर इसमें अन्वेषण होता है, यानी जांच होती है। प्रक्रिया फिर दोनों की सेम चलती हैं। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ए बनाम बी में कोई एक पक्ष रिपोर्ट लिखाने जाता है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो अपने मामले को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है,
और जहां पर स्टेट केस लिखा आ जाता है वहां पर एफआईआर को दर्ज किया हुआ माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य को भी बता दिया है। यहां पर दूसरा है, और यहां पर बोल रहे हैं यदि किसी मामले की प्रथम रिपोर्ट देने में देर हो जाए जिसमें किसी झूठी सूचना देने पर ऐसी द्वेषपूर्ण ढंग से गलत सूचना देने की भावना निहित न हो तो ऐसी देर का कोई महत्व नहीं होता। तो यहां पर क्या बोला है उस चीज को अब देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एफआईआर के लिए जाता है तो नियम कहता है कि एफआईआर तुरंत की जानी चाहिए, यानी कि थाने के पहुंचने को समय को काटते हुए उस एफआईआर की तुरंत सूचना देनी चाहिए मजिस्ट्रेट को। पहले तो वादी एफआईआर के जरिए से पुलिस को सूचना देगा और उस एफआईआर के बाद फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। तो वहां पर कहते हैं कि अगर कुछ देर हो जाती है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो यहां पर बोला है अगर कोई उचित कारण है, कोई उचित कारण है और वो एफआईआर लिखवाने में लेट हो गए हैं तो ऐसी देरी को देर नहीं मानी जाएगी। इसको एक एग्जांपल के जरिए से आपको समझाता हूं। देर होने पर इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि यह आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे ए है और एक पक्ष बी है, इनमें किसी प्रकार से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा गंभीर प्रकृति का है, ठीक है, या साधारण प्रकृति का है। अगर कोई भी पक्ष, देखो झगड़ा होने के बाद इनमें से तो कोई भी पक्ष जा सकता है पहले, या जिसके गंभीर चोट आई हो वो पक्ष इसमें से कोई भी मान लो, हम इसमें से ए मानते हैं। ए क्या है, गंभीर चोट आई है इसको, ठीक है, या ये एफआईआर लिखाने जा रहा है। तो यहां पर बोली है अगर कोई व्यक्ति जिस दिन घटना घटी है उससे बाद में अगर एफआईआर लिखाने जाता है तो वो थोड़ी कमजोर मानी जाती है। क्या होती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन एक केस था मामचंद वे अन्य बनाम हरियाणा राज्य, इसमें कहा गया था मामचंद के केस में, मामचंद बनाम बसेस हरियाणा, ठीक है, ये स्टेट केस है। तो इसमें कहा था अगर कोई आपके पास उचित कारण है कि भाई हम इस कारण से लेट आए हैं तो आपकी जो एफआईआर का जो विलंब है उसको उचित माना जाएगा। जैसे ये जो था, इन दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई हुई थी रात के समय। क्या हुई थी, रात के समय, और इनका थाना जो था बहुत ज्यादा दूर था। थाने के पास पहुंचने के लिए इनके पास कोई उचित साधन नहीं था, ठीक है, या इनको बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई थी, ठीक है, क्या आई थी, गंभीर चोट आई थी, या इनको घर से बाहर निकलने को, या घर से बाहर निकलने के कारण अपनी जान का खतरा था। तो ऐसी स्थिति में ये लेट हो गए थे। यानी कि एक तो उचित साधन नहीं था, गंभीर चोट आई थी उसकी वजह से नहीं जा सके, या इनके घर में कोई व्यक्ति मर भी गया हो सकता है, कोई मृत भी हो गया हो तो उस दुख की या शोक की वजह से ये न जा पाए हो, या घर से निकलने के कारण इन्हें जान का खतरा था, या कोई और भी अन्य कारण हो सकता है। तो ऐसी देरी को देर नहीं मानी जाएगी, इसको उचित माना जाएगा कि भाई वो किसी उचित कारण की वजह से थाने में उपस्थित नहीं हो पाए और उस देर के कारण उनकी एफआईआर लिखने से मना नहीं की जाएगी कि आप लेट हो गए हैं। ठीक है, तो कोई आपके पास ऐसा उचित कारण होना चाहिए। या हो सकता है मारपीट के किसी व्यक्ति को कहीं पर बंद कर दिया हो, कहीं हाथ पांव बांध कर कहीं कि ऐसे स्थान पर डाल दिया हो, उसको ढूंढने में ही काफी समय लग गया हो, या उसको वहां से निकलने में काफी समय लग गया हो। तो इसका, तो मैंने बोला है अन्य और भी काफी कारण हो सकते हैं जो देरी के लिए का उसको एफआईआर को नहीं रोकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीफोन द्वारा प्रथम सूचना, किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना टेलीफोन द्वारा भी दी जा सकती है। ऐसी सूचना मिलने पर उसे लेखबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया जाना विधि
सम्मत है। इस चीज को समझते हैं हम। और यहां पर बोला है संज्ञेय अपराध। देखो अपराध दो प्रकार के होते हैं। अब से पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अपराध कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है संज्ञेय और एक होता है असंज्ञेय। ये होता है हमारा अजमानतीय और ये होता है हमारा जमानतीय। कुछ परिस्थितियों में इसमें भी जमानत हो जाती है, लेकिन यह कहा जाता है अजमानतीय। जमानत तो इसमें भी होती है, तो लेकिन इसके भी अपवाद होते हैं विभिन्न विभिन्न केसों के आधार पर। यह जमानतीय है। इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल। और इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, आगे समझते हैं। जो संज्ञेय मामले होते हैं, अगर इनकी सूचना अगर कोई व्यक्ति फोन के जरिए से आपको दे रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ उस पर सत्यता भी जाहिर होनी चाहिए। लेकिन असंज्ञेय मामलों की रिपोर्ट हम फोन के जरिए से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फोन के जरिए से ली जाएगी, लेकिन उसकी प्रकृति देखी जाएगी कि प्रकृति किस प्रकार की है। लेकिन ज्यादातर हम महत्व किसको देंगे? संज्ञेय मामले को। बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति के अपराध होने वाले हैं। तो यहां पर बोला है अगर कोई व्यक्ति फोन के जरिए से संज्ञेय मामलों की, जहां पर जमानत होना लाजमी नहीं है, ऐसे प्रकार के अपराध करने वाला है या हो गया है, उसकी सूचना अगर फोन के जरिए से दे रहा है तो उसको लेखबद्ध यानी लिख लिया जाएगा और उसके बाद उस पर अन्वेषण यानी जांच प्रारंभ कर दी जाएगी जो विधि द्वारा सही हो। लेकिन टेलीफोन पर दी गई गुप्त अथवा कूट रचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना गया है, लेकिन उसको एफआईआर नहीं माना गया है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने यह सूचना दी, ए ने यह सूचना दी कि कोई बी पार्टी ऐसी है जो सी का मर्डर करने के लिए जा रही है। किसका? सी का मर्डर करने के लिए जा रही है, और यह सूचना पुलिस को दे दें और पुलिस को इस बात का अंदेशा हो जाए या उसको वो बात सत्यता लगे। ठीक है, तो पुलिस इस पे तुरंत एक्शन लेगी और इसको लेखबद्ध करके कि भाई इस प्रकार की घटना घटने वाली है, लेखबद्ध करके इसकी अन्वेषण करने की यानी उसे रोकथाम करने की प्रकृति स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन इस फोन द्वारा दी गई सूचना को एफआईआर में दर्ज नहीं किया जाएगा, एफआईआर नहीं माना गया है। उसके लिए उस व्यक्ति को, जैसे फोन पर सूचना दे दी, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तो उसके बाद वो थाने आकर उसे लिखवा कर अपने हस्ताक्षर करे, तब उसको एफआईआर में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, पहले उसने सूचना दी तो उसे एफआईआर में दर्ज नहीं करा जाएगा। दर्ज कब किया जाएगा? वो आकर स्वयं फिर उस पर हस्ताक्षर करे। आगे चलते हैं। इसमें एक केस और है, एग्जाम्पल 2, मुरुगन बनाम स्टेट। यह भी एक स्टेट केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि जहां आहत व्यक्ति को 9 गंभीर चोटें लगी हों और वह अचेतन यानी बेहोश अवस्था में रहा हो, वहां पुलिस कांस्टेबल द्वारा किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से शिकायत लिखवाया जाना उचित है। तो यहां पर बोला है पहली बार तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गंभीर चोट आई है, ठीक है, और वो बेहोश की हालत में पड़ा है, तो वहां पर कांस्टेबल भी उसकी एफआईआर को लिख सकता है या किसी के जरिए से। सपोज करो बेहोश आदमी पड़ा है और उसके पास कोई अन्य आदमी है, तो वो वहां पर कांस्टेबल भी एफआईआर लिख सकता है, मतलब उस सूचना को लिख सकता है, लेखबद्ध कर सकता है, और जो अन्य आदमी है उस घटना को वहां पर लेखबद्ध करा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा केस है इसमें मोतीलाल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी स्टेट केस है। जैसा कि मैंने बताया है स्टेट केस कौन से होते हैं और परिवाद केस कौन से होते हैं, तो ये तीनों ही स्टेट केस थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के प्रत्येक मिनट का विवरण किया जाना आवश्यक नहीं है। इस केस में कहा गया था जो घटना घटी है
उसकी आप महत्वपूर्ण बातें बता सकते हो। आप प्रत्येक मिनट का ब्यौरा नहीं दो तो चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जरिए से समझाना उचित नहीं होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इतनी चीजें आप भी जानते हो। तो यहां पर कही गई है अगर एक एक मिनट का हम ब्यौरा देंगे तो FIR कम से कम 50-60 पेजों में जाकर बनेगी। तो वहां पर क्या है, उस घटना की महत्वपूर्ण चीजों को आप बता दो, ठीक है। मोटा मोटी समय को हम बता सकते हैं, टाइम को शो कर सकते हैं और डेट को, ठीक है। और कुछ चीजें हम लगभग में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रामाणिकता और उसका निग्रहण। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रामाणिकता को बनाए रखें। यदि वह मूल रिपोर्ट का निग्रहण कर उसके स्थान पर अन्य रिपोर्ट रख देता है और अभियुक्त द्वारा इस आशय की शिकायत करने पर तथा न्यायालय द्वारा रिपोर्ट से संबंधित थाने की डायरी पेश करने की अपेक्षा करने पर भी वह पेश नहीं की जाती है, तब यह अनुमान किया जा सकता है कि मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट को दबा दिया गया है। यह तथ्य अभियोजन पक्ष के मामले को संदेहास्पद बना देता है। तो यहां पर बोला गया है प्रामाणिकता और निग्रहण। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई FIR कराई गई, और FIR कौन लिखेगा, पुलिस का कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ठीक है। अगर मौके पर कांस्टेबल है तो कांस्टेबल भी FIR को लिख लेगा विभिन्न परिस्थितियों में। किसमें? विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है। नहीं तो पुलिस अधिकारी FIR लिखता है और उस FIR को किसी कारण से, लोभ के कारण या किसी अन्य कारण से उसमें तब्दीली कर देता है, बदल देता है, या उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी याचिका दायर की जा सकती है कि इन्होंने सत्य प्रतिलिपि को छुपाया है और उसको सामने नहीं ला रहे हैं, और इन्होंने झूठ लिख दिया है FIR में और ये मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ आप अध्यक्ष पुलिस अध्यक्ष के पास शिकायत कर सकते हो, ठीक है। उस दरोगा की, उस पुलिस अधिकारी की जिसने आपकी FIR को गलत साबित, झूठ लिखा है या उसने पेश नहीं किया है। तो आप पुलिस अधीक्षक, बड़े अधिकारी के पास आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने के किसी भार साधक अधिकारी को किसी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाए और भार साधक अधिकारी ऐसी सूचना को अभिलिखित करने से इनकार कर दे, यानी लिखने से मना कर दे, तो वह व्यथित व्यक्ति ऐसी सूचना को सार संबंधित पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा प्रेषित करेगा। तो यहां पर बोला है कोई व्यथित व्यक्ति है जो अपनी FIR लिखाने आया है और पुलिस अधिकारी उसकी FIR लिखने से मना कर देते हैं, तो वो एक डाक के जरिए से या पत्र के जरिए से पुलिस अधीक्षक, यानी जो पुलिस का जो उच्च अधिकारी होता है, उसको डाक से FIR कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि मेरी FIR नीचे के जो पुलिस कार्यकर्ता हैं उन्होंने नहीं लिखी है, मेरी FIR को स्वीकार किया जाए, या इन्होंने मेरी FIR को बदल दिया है और ये उसे पेश नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की शिकायत पुलिस अधीक्षक को की जा सकती है और की जाती है। आगे चलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है। यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां पर बोला है FIR अच्छी बात है, हम कर रहे हैं और किसी तथ्य के आधार पर ही उसको लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन FIR अगर आपकी चढ़ गई है और लिख भी गई है तो यह सर्वत सत्य नहीं है, सर्व सत्य नहीं है। इसी के आधार पर डिक्री हम नहीं दे सकते हैं, निर्णय नहीं दे सकते हैं। इसके बाद भी अन्वेषण होती है, जांच पड़ताल होती है। ये FIR हुई है उस वर्तमान घटना को देखते हुए, लेकिन क्यों हुई है, क्या कारण है, कौन इसमें मुलजिम है, कौन नहीं है, कैसे ये घटना घटी, इस सभी का हम अभियोजन के द्वारा पता लगाते हैं। अभियोजन यानी जब केस न्यायालय में चलता है उसके आधार पर इसका पता लगाते हैं। तो FIR सभी चीजों की मुख्य नहीं होती है। FIR सिर्फ एक सूचना होती है कि
घटना घटित हुई है, वो किसी का निर्णय एफआईआर नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, एग्जाम्पल नंबर 4, केस नंबर 4 बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, और केस नंबर 5 है नारायण महतो बनाम स्टेट ऑफ बिहार। सारे एफआईआर से रिलेटेड केस हैं और स्टेट केस हैं। आगे चलते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, यानी सर्वथा सत्य साक्ष्य नहीं है। मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, एफआईआर सिर्फ उस घटना का विवरण देती है, सूचना देती है कि वहां पर घटना घटित हुई है, और पुलिस अधिकारी उस मौके पर जाकर उसको थोड़ा जांच पड़ताल करता है, और उसे घटना अगर सत्य लगती है तो उसे एफआईआर में दर्ज करता है। ठीक है। उसके बाद वो एफआईआर सही है गलत है, वो अभियोजन यानी न्यायालय में पता चलेगा, सबूतों से, गवाहों से, जांच से, एफआईआर से और सीबीआई जांच से, और भी कोई प्रक्रिया हो उन सभी से वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी, तब उसमें निर्णय होगा कोई दोषी है या नहीं है, कौन कौन दोषी है कौन नहीं है। ठीक है। तो एफआईआर किसी भी चीज का निर्णय नहीं कर सकती है, ये सिर्फ क्या है, एक सूचना है। आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेट के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में विलंब। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मजिस्ट्रेट को अविलंब, यहां पर बोला गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मजिस्ट्रेट को अविलंब भेजी जानी चाहिए, लेकिन किसी युक्त कारण से थोड़ा विलंब हो जाता है तो उसे विलंब नहीं माना जा सकता। यहां पर बोला गया है जो एफआईआर है उसकी जो एक प्रति, जो उसकी कॉपी है, मजिस्ट्रेट के पास अविलंब यानी बिना देरी के भेज देनी चाहिए। अगर किसी कारण से देरी हो जाती है तो उसको विलंब नहीं माना जाएगा। ये नहीं है कि आप कुछ समय लेट आए हो, कुछ दिन, एक दो दिन लेट आए हो, तो हम एफआईआर को स्वीकार नहीं कर रहे, तो मजिस्ट्रेट उस एफआईआर को लेने से मना नहीं करेगा, बशर्ते कि वहां पर विलंब दिखाया गया हो, या पुलिस ये कह दे कि हम किसी अन्य केस में फंसे हुए थे और यहाँ पर आने में थोड़ी दिक्कत हो गई, या हम इस केस की थोड़ी अन्वेषण यानी जांच पड़ताल कर रहे थे, या हम मुलजिम के पीछे मुलजिम के पीछे भाग रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, या यातायात का कोई कारण हो सकता है, या मौसम का कोई कारण हो सकता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना भी हो सकती है, तो उन सभी का वर्णन वहां पे किया जा सकता है। ठीक है। ये चीज आप भी जानते हो, विलंब किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, केस नंबर 6 दिया हुआ है, बोध राज बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का ये केस है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित करने में 1 दिन का विलंब हो गया था। इसका कारण न्यायालय तक जाने वाले मार्ग का बंद हो जाना पाया गया। इस विलंब को अप्रायिक नहीं माना गया। तो जैसा मैंने बताया है कोई घटना आकस्मिक भी हो सकती है, तो यहाँ पर है यातायात। तो जैसे ही एफआईआर को लेकर कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए जा रहा था, तो वहां पर क्या था, मार्ग जो बंद हो गया था यातायात की वजह से, किसी आकस्मिक दुर्घटना की वजह से, जैसे कोई पेड़ टूट जाए या कहीं जमीन का रिसाव हो जाए, टूट जाए। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उसकी वजह से वो उचित समय पर नहीं पहुंच पाए, और वहां पर पहुंचने में टाइम लग गया, या 1 दिन की देरी हो गई, 2 दिन की देरी हो गई, तो उसको मना नहीं कर सकते, उसे विलंब नहीं कहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब, उसी प्रकार से जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले दिया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब दर्ज करानी चाहिए। पहले तो यहां पर बोला है कि जब हम एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं तो वो एफआईआर अविलंब लिखी जानी चाहिए, एफआईआर अविलंब, बिना देरी के। लेकिन यदि उसमें कुछ युक्त विलंब हो जाता है तो वह क्षम्य है। इसमें केस है परमिंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का। ठीक है। यहां पर बोला है एफआईआर अविलंब हो लेकिन किसी कारण से गंभीर चोट आई हो,
यातायात की कोई समस्या हो, आकस्मिक कोई समस्या हो, ठीक है, या जान जाने की खतरा हो, तो ऐसी अगर कोई देरी हुई है तो एफआईआर में देरी नहीं मानी जाएगी। इसमें एक केस दिया गया है परमिंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होंगी, पहले भी 2-3 बार मैं बता चुका हूं इसी केस में। आगे चलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट का मृत्युकालीन घोषणा के कथन माना जाना। घोषणा को यहाँ पे को कर लेना, के की जगह कथन माना जाना। जहां स्वयं मृतक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो, रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई हो तथा उस पर उसके हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लगाई गई, वह ऐसी रिपोर्ट को मृत्युकालीन घोषणा के कथन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अंतिम समय में है और वो अपने द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा एफआईआर लिखाए और उस एफआईआर को फिर दोबारा से पढ़कर उसे सुनाया जाए और उसे सुनकर वह सही साबित कहे या सत्य बोले कि हाँ ये सही है, और अपनी अंगूठा निशानी दे, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है कि वो सिग्नेचर कर सके, ठीक है, या हालात उसके गंभीर हैं, तो उस सूचना को एफआईआर की सूची में दर्ज किया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निशुल्क दिया जाना। उपधारा 2, देखो यहां पर बोला है जो एफआईआर होती है, एफआईआर हम थाने में लिखवाते हैं, तो उसकी जो एक कॉपी है फ्री प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जो एप्लीकेशन लेके आया है, यानी जो एफआईआर लिखवाने आया है उसको एफआईआर की कॉपी फ्री देनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। निर्देश दिए जाते हैं कि आप एक कॉपी फ्री दोगे, ना कि आदेशात्मक। आदेश नहीं है कि आदेश है आपको देना ही पड़ेगा, ये दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, लेकिन इनको निर्देश दिया जाता है कि आप एफआईआर की कॉपी फ्री देना, ठीक है। और डिपेंड करता है एफआईआर पे और उन परिस्थितियों पे। आगे चलते हैं। उपधारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रथम रिपोर्ट लेखबद्ध कर लिए जाने पर उसकी एक प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति को निशुल्क दी जाए, लेकिन यह व्यवस्था निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट। द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति परिवाद अथवा तृतीय परिवाद के रूप में अनुज्ञात है। यानी कि एक तो हो गई हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, इसको तो हम स्टेट केस बना देते हैं। दूसरा, अगर कोई किसी कारण से पुलिस अधिकारी उस केस को, एफआईआर को लिखने से मना कर दे, ठीक है, तो हम उस बाद को, यानी उस सूचना को लेकर कहां जाएंगे, हम जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, तो मजिस्ट्रेट उस केस को देखेगा, जांचेगा, पड़ताल करेगा, या तो खारिज कर सकता है या स्वीकार कर सकता है, ठीक है। जिसे स्वीकार कर लिया जाएगा उसे परिवाद बोल दिया जाएगा कि आपका परिवाद स्वीकार कर लिया गया है। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है अमित भाई अनिल चंद साहे बनाम सीबीआई, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। पहले इस लाइन का थोड़ा सा मैं आपको अर्थ बता देता हूं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे, हेडिंग के अर्थ की तरफ चलेंगे। संज्ञेय मामलों में इत्तला। कहीं पर संज्ञेय मामलों की इत्तला यानी जानकारी मिलती है कि कहीं पर संज्ञेय घटना घटित हुई है। संज्ञेय घटना आपको पता है, जैसे हत्या, डकैती, लूट, बलात्संग, ठीक है, अन्य और बहुत चीजें हैं, ठीक है। इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो वहां पर अन्वेषण के लिए, यानी जांच करने के लिए
पुलिस अधिकारी तुरंत जाएगा। पुलिस अधिकारी क्या करेगा? बिना विलंब करे वहां पर जाएगा और उसकी जांच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कैसे मामले हो? संज्ञेय मामले। ये संज्ञेय मामलों की इत्तला यानी जानकारी में अन्वेषण करने की जो छूट है वो सीआरपीसी की धारा 154 में थी, लेकिन जो हमारा न्यू एक्ट आया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसकी जो सेक्शन है वो 173 है। ठीक है, धारा 173 के द्वारा। ठीक है, तो मैं पुरानी भी बता रहा हूं आपको, नई भी बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर बताया है 154 के अंतर्गत कोई सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी अन्वेषण के लिए बिना देरी करे तुरंत जाएगा। क्या करेगा? तुरंत जाएगा। और वहां लेकिन जहां सूचना मिले असंज्ञेय मामलों में, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, पारिवारिक मैटर है, ठीक है, वहां पर अन्वेषण के लिए, सिर्फ अन्वेषण की बात हो रही है, जांच पड़ताल के लिए, जांच पड़ताल के लिए आदमी कब जाए, पुलिस अधिकारी कब जाएगा? जब मजिस्ट्रेट आदेश दे। ठीक है, संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी स्वयं जा सकता है बिना विलंब करे गंभीर प्रकृति के अपराधों में, लेकिन जहां गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं है वहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इसे। जहां पुलिस अधिकारी धारा 154 BNSS 173 के अंतर्गत किसी संज्ञेय मामले की सूचना मिलने पर तत्काल उसका अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है, तुरंत आरंभ कर सकता है। वहां इस धारा के अंतर्गत यदि सूचना किसी असंज्ञेय मामले के बारे में है तो वहां ऐसे मामले का अन्वेषण केवल मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश मिलने पर ही कर सकेगा। तो यहां पर लिखा है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, संज्ञेय मामला है तुरंत कार्रवाई के लिए जा सकता है पुलिस अधिकारी, असंज्ञेय मामला है तो मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करेगा तभी उसमें अन्वेषण कर सकेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उपधारा 1 के अनुसार जब भी पुलिस अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त हो वहां सूचना का सार राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में अंकित करेगा एवं ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने जाने का निर्देश देगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी को सूचना मिली है असंज्ञेय अपराध की, जैसा कि मैंने बताया है जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं, तो ऐसी बातों को राज्य सरकार द्वारा दी हुई एक वही में, एक पुस्तक किताब होती है, डायरी मान लो, किताब मान लो, जो भी आप उचित समझ सको, उसमें अंकित करेगा, लिखेगा, लेखबद्ध करेगा उस घटना को। उसके बाद उस व्यक्ति को जिसके ऊपर वो घटना घटित हुई है, जिसने अपराध किया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। उपधारा 2 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे किसी मामले का अन्वेषण करने का आदेश दिया जाए तो वह पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश पर मामले का अन्वेषण करेगा। कैसे मामले का? जो असंज्ञेय प्रकृति का है। ठीक है, उससे पहले असंज्ञेय प्रकृति के मामले में पुलिस स्वयं से जांच नहीं कर सकती है, मजिस्ट्रेट आदेश देगा तभी उसमें जांच करेगा। आगे चलते हैं। उपधारा 3 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे अन्वेषण के दौरान वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका की प्रयोग किसी असंज्ञेय मामले में पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर बोला है अगर कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध है तो यहां पर बोला है जैसे पुलिस है, संज्ञेय मामले के लिए किसी व्यक्ति के लिए अन्वेषण के लिए गई है या गिरफ्तारी, ठीक है, के लिए गई है, तो यहां पर पुलिस उन सभी प्रक्रियाओं का, उन सभी कार्यों का स्वतंत्रता से, उस प्रक्रिया का, उस अधिकार का
वहां पर इस्तेमाल कर सकती है जैसा मजिस्ट्रेट आदेश देता है। जैसे मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि आपको आदेश है कि आप अपने कार्य को पूर्ण करो, चाहे आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी कार्य वहां पर तरीका अपनाना पड़े। ठीक है, तो संज्ञेय मामले में भी पुलिस वहां पर ऐसी क्रिया कर सकती है। दोबारा पढ़ो। पुलिस अधिकारी ऐसे अन्वेषण के दौरान वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय, गिरफ्तार तो करने की शक्ति है ही है उसे, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा या शक्ति है जिनका की प्रयोग किसी संज्ञेय मामले में पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी कर सकता है। यानी जो भारसाधक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, वो भी कर सकता है। उसी के आधार पर जो असंज्ञेय मामलों में गया है वो पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, या जो मजिस्ट्रेट के आदेश में जो शक्तियां होती हैं उन शक्तियों का भी वहां प्रयोग कर सकता है। ठीक है, असंज्ञेय मामलों में। आगे चलते हैं। उपधारा 4 के अनुसार जहां कोई मामला 2 या 2 से अधिक अपराधों के संबंध में हो, उनमें से कम एक अपराध संज्ञेय अपराध हो, वहां ऐसा मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा और उसका वैसा अन्वेषण किया जा सकेगा। देखो इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। पुलिस गई, ठीक है, अन्वेषण के लिए, और पता चला, देखो पुलिस 2 प्रकार से जा सकती है। या तो स्वयं जा सकती है अगर संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, ठीक है, स्वयं जा सकती है, और असंज्ञेय प्रकृति का है, ठीक है, तो वहां पर आदेश चाहिए मजिस्ट्रेट का। किसका? मजिस्ट्रेट का। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब पुलिस अन्वेषण के लिए गई हुई है, अब वो गई थी संज्ञेय मामले को देखने के लिए। संज्ञेय मामले के साथ साथ पता चला कि यहां पर असंज्ञेय मामले भी है, असंज्ञेय मामला भी है, या मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर गई थी असंज्ञेय मामले की जांच करने के लिए। किसकी? असंज्ञेय मामले की जांच करने के लिए। वहां जाकर पता चला कि ये तो संज्ञेय मामला है, ठीक है, या ये दोनों प्रकृति का बन रहा है, ठीक है, या तो एक हो या दोनों प्रकृति का बन रहा हो, तो वहां पर उसको महत्व दिया जाएगा संज्ञेय मामले का। असंज्ञेय और संज्ञेय दोनों प्रकृति का मामला है तो उसे संज्ञेय यानी गंभीर प्रकार के अपराध में रखा जाएगा। ये नहीं है कि उसमें थोड़ा सा असंज्ञेय अपराध भी है तो उसे असंज्ञेय में शामिल किया जाए, नहीं। अगर थोड़ा सा भी गंभीर प्रकृति का है और असंज्ञेय ज्यादा है तो उसे संज्ञेय की संख्या में रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि समझने के लिए गंभीर और साधारण प्रकृति का अपराध है तो उसको गंभीर ही माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक और मामले में यह अभी निर्धारित किया है कि जहां कोई परिवाद संज्ञेय एवं असंज्ञेय मामलों के संबंध में संस्थित किया गया हो, वह पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामले के साथ असंज्ञेय मामले का अन्वेषण भी कर सकता है। ठीक है, इस चीज को और समझ लो। देखो, बाल की खाल निकाल दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। पुलिस अधिकारी को अधिकार होता है कि असंज्ञेय मामले में बिना किसी परमिशन के वो अन्वेषण कर सकता है। ठीक है, दूसरा, असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश आता है तब वो जांच पड़ताल करता है। लेकिन जब वो जांच पड़ताल करने गया अपनी मर्जी से कि भाई संज्ञेय मामले की पड़ताल करने जा रहा हूं और वहां पे असंज्ञेय भी निकल जाए, ठीक है, या मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर वो असंज्ञेय मामले की जांच पड़ताल करने जाए और पता चल जाए कि ये तो संज्ञेय मैटर है, तो वहां पर उसको गंभीर प्रकृति में रखा जाएगा, यानी संज्ञेय मामले में रखा जाएगा। दूसरा, अगर कोई परिवाद है या स्वयं पुलिस किसी की अन्वेषण करने गई है, ठीक है, अन्वेषण करने गई है संज्ञेय अपराध की, भाई उसे स्वतंत्रता रहती है पुलिस को बिना किसी आदेश के संज्ञेय मामलों में अन्वेषण कर सकती है, जांच कर सकती है।
लेकिन वहां पर पता चले असंज्ञेय मामला है भी है, असंज्ञेय मामला भी शामिल है, तो इसे आदेश की जरूरत नहीं रहेगी। ध्यान रखना इस बात को। पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेगा, फिर वहां पर दोनों में क्या है, अन्वेषण कर लेगा। ठीक है, इस कंफ्यूजन को एक बार देखो, 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपका क्लियर करने के लिए, नहीं तो सस्पेंस सा बन जाएगा, आप घूम जाओगे। देखो, कोई शुरू से समझना, 1 मिनट देना। फिर संज्ञेय मैटर था, पुलिस को अधिकार होता है, वो स्वयं जाकर उसकी जांच कर सकती है। ठीक है, एक होता है असंज्ञेय मामला, उसमें मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, तब वहां पे पुलिस अधिकारी जाकर जांच कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब पुलिस अधिकारी स्वयं गया संज्ञेय मामले को देखने के लिए, पता चला कि ये तो असंज्ञेय मामला है, तो उसे गंभीर प्रकृति में रखेगा। या मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया असंज्ञेय मामला है, आप इसकी जांच करो, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि ये तो संज्ञेय मामला है, तब भी उसे गंभीर प्रकृति में रखा जाएगा। तो आपने मैथ पढ़ा होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ भी हो, संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, असंज्ञेय प्लस संज्ञेय हो तो वो क्या है, माइनस ही होगा, यानी गंभीर प्रकृति का ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, पुलिस अधिकारी को अधिकार है संज्ञेय मामले में स्वयं अन्वेषण करने का, और वो वहां पर गया जांच करने के लिए संज्ञेय मैटर में। लेकिन जब वो जांच कर रहा था तो उसने देखा कि यहां पर असंज्ञेय मामला भी है। ठीक है, असंज्ञेय मामला भी है, तो यहां पर पुलिस अधिकारी अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की अनुमति नहीं लेगा, समय नहीं मांगेगा, वो स्वयं वहां पे दोनों में ही अन्वेषण कर लेगा, यानी जांच कर लेगा। प्रतीक्षा नहीं करेगा कि मैं मजिस्ट्रेट से आदेश की प्रतीक्षा करूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां स्वयं गया था, यह मजिस्ट्रेट के आदेश पर गया था, यहां स्वयं गया था लेकिन वहां पे असंज्ञेय मामला भी आ गया, और वो स्वयं दोनों में जांच कर सकता है। आगे चलता हूं। ए सुभाष बाबू बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये एक केस है आंध्र प्रदेश राज्य का। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि जहां किसी मामले में संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराध हों, वहां उसे संज्ञेय मामला समझा जाएगा। जहां पर गंभीर प्रकृति का और साधारण प्रकृति का अपराध शामिल हो, वहां उसे गंभीर प्रकार का ही अपराध समझा जाएगा। संज्ञेय हो और असंज्ञेय हो दोनों तो भी गंभीर है, असंज्ञेय हो और संज्ञेय हो तो भी गंभीर प्रकृति का है। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की सेक्शन 156 के तहत ही क्या कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है। अन्वेषण को बोलते हैं जांच। लेकिन हमारा न्यू एक्ट BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा इस अन्वेषण को 175 में रखा गया है, 175 में रखा गया है, और पुलिस अधिकारी अन्वेषण 175 के आधार पर ही करेगा। अब हमारा जो न्यू सेक्शन है, ओल्ड और न्यू, देखो दोनों चीजों को मैं क्लियर कराता जा रहा हूं आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। इस धारा में पुलिस अधिकारी की संज्ञेय मामले में अन्वेषण करने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, उपधारा 1 के अनुसार पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी, भार साधक अधिकारी उसे कहते हैं जिसने FIR लिखी हो या जो थाने का मुख्य अध्यक्ष हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकेगा जिसकी जांच अथवा परीक्षण करने की शक्ति या स्थानीय की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर आधारित रखने वाला न्यायालय इस संहिता के अध्याय
13 के उपबंधों के अंतर्गत रखता हो। देखो इसका अर्थ बता देता हूं। यहां पर बोला है जो पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वो उस क्षेत्र में बिना किसी आदेश के जाकर अन्वेषण कर सकता है संज्ञेय मामलों में जहां पर न्यायालय का क्षेत्र अधिकार हो। न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के अंडर में जितनी ही क्षेत्र अधिकार आता होगा, मजिस्ट्रेट का भाई अपना क्षेत्र होता है, जितना क्षेत्र मजिस्ट्रेट के अंदर में है, अंडर है, उतने में जाकर पुलिस अन्वेषण कर सकती है, ठीक है। और मामले संज्ञेय में, और संज्ञेय मामले की जांच करने गई लेकिन वहां पर असंज्ञेय मामला भी आ गया तो उसमें भी वह जांच कर सकती है। हालांकि संज्ञेय असंज्ञेय मामलों में जांच कब करती है, जब मजिस्ट्रेट का आदेश आता है, लेकिन पुलिस गई संज्ञेय मामले के साथ साथ असंज्ञेय मामला मिला तो वहां बिना परमिशन के जांच कर सकती है। और समझते हैं, पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकेगा जिसकी जांच अथवा परीक्षण की करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर आधारित रखने वाला न्यायालय इस संहिता के अध्याय 13 के उपबंधों के अंतर्गत रखता हो। जैसा कि न्यायालय को अधिकार है उस क्षेत्र पर, उसी क्षेत्र में जाकर पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर सकता है। आगे चलते हैं। उपधारा 2 के अनुसार ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी प्रक्रम में इस आधार पर प्रसंगत न किया जाएगा कि यह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। और यहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि जिस पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण किया है वो उस क्षेत्र में, मतलब है तो भी मजिस्ट्रेट का ही क्षेत्र, वहां जाकर अन्वेषण करने के योग्य नहीं था। ऐसा कोई भी बात वहां पर ऐसी कोई बात या प्रसंगत चिन्ह नहीं लगा सकता है कि भाई ये सक्षम नहीं था वहां पर अन्वेषण करने के लिए। भाई उसको सरकार ने उस पद पर नियुक्त करा है, पुलिस के पद पर जहां पर वो उसे नियुक्त करा है तो उसे सरकार ने उसे शक्ति दे रखी है, तो उस पे आप प्रसंगत चिन्ह नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो वो भी जांच कर सकता है। आगे चलते हैं। उपधारा 3 के अनुसार इस संहिता की धारा 190 के अंतर्गत सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। पहले तो 190 की जगह आप 210 करो, ये BNSS में। दूसरी बात, यहां पर बोला गया है मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, मतलब मजिस्ट्रेट अपने संज्ञान में उन सभी अपराधों को, उन सभी चीजों को ले सकता है। इस संहिता की धारा न्यू एक्ट BNSS 2010 के अंतर्गत सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकेगा, ठीक है। आदेश कर सकेगा या उसे लेने के लिए संज्ञान दे सकेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 156(3), 156(3) के बदले मैंने आपको बता चुका हूं 156(3) की जगह आप 175 लिखोगे, ठीक है। 175(3) और ये है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 175 के अंतर्गत कोई मामला अन्वेषण हेतु तभी भेजा जाना चाहिए जब उससे कोई संज्ञेय अपराध कारित होना प्रकट होता है। तो ये कहता है हम अन्वेषण के लिए, जांच के लिए तभी तो जाएंगे तब हमें लगता हो या प्रकट होता हो, लगता हो या प्रकट होता हो कि यह गंभीर प्रकृति का है, तभी उसमें जांच के लिए जाएंगे। जहां कोई परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी के पास भेजा गया हो और पुलिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दे दी हो कि कोई मामला नहीं बनता, वहां भी मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान ले सकता है। देखो इस चीज को समझते हैं। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया
किसका? अन्वेषण का। किसको देंगे भाई? पुलिस को ही देंगे। इस तरह तो आप जानते हैं, पुलिस ने आदेश दिया अन्वेषण का। किसको? पुलिस को। और पुलिस ने किया अन्वेषण, और अन्वेषण के बाद जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को पेश की। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया अन्वेषण का यानी जांच का। जांच करी पुलिस ने, और पुलिस ने अन्वेषण करने के बाद उसमें रिपोर्ट दी। रिपोर्ट किसको दी? मजिस्ट्रेट को। और उसमें कह दिया कि कोई मामला नहीं बनता, मामला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेगा, उसे स्वयं जांचने की कोशिश करेगा। स्वयं का मतलब ये नहीं है खुद जाके जांच पड़ताल करेगा, या तो स्वयं जा सकता है या सीबीआई को भेज सकता है। ठीक है, या किसी अन्य अधिकारी को यह आदेश, जो प्रशासनिक अधिकारी हो उसको यह आदेश दे सकता है। ठीक है, जहां पर यह कह दी हो कि कोई मामला नहीं बनता। जहां कोई परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण हेतु पुलिस अधिकारी के पास भेजा गया हो, पुलिस अधिकारी के पास भेजा है, और पुलिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दे दी हो कि कोई मामला नहीं बनता, वहां भी मजिस्ट्रेट फिर संज्ञान ले सकता है कि भाई मैं भी तो देखूं ऐसा क्या मैटर है। आगे चलते हैं। अन्वेषण में उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है जहां पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा, यहां पर 2 बार लिख दिया गया है, आप कट कर लेना। देखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है जहां पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा कर आरोप पत्र न्यायालय में संस्थित कर दिया है, यानी जमा कर दिया जाता है। इतना अवश्य है कि ऐसे मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सीबीआई द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश किया जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। और दोबारा देखो, बात आ रही है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यह देखता है कि जिस रिपोर्ट में अन्वेषण हो गया है, ठीक है, पुलिस ने कर दिया है, जांच करके रिपोर्ट पेश कर दी है, ठीक है, उस पर प्रसंगत चिन्ह नहीं लगा सकता। हालांकि मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान ले सकता है, ठीक है, प्रसंज्ञान ले सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा या प्रसंगत चिन्ह नहीं लग रहा कि भाई पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण किया है, वो भी सरकारी अधिकारी है, उसे भी कुछ अधिकार है और उसने जांच सही करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसे नकार नहीं रहा। लेकिन वो सीबीआई को आदेश देगा। कौन? उच्चतम न्यायालय के मैं उसको नहीं नकार रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बार आदेश दे रहा हूं, आप भी एक बार इसे जांच करो, सीबीआई से बोलेगा। दोबारा समझ लो, इतना अवश्य है कि ऐसे मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सीबीआई द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। और इसमें एक केस है मनोहर लाल शर्मा अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आगे चलते हैं। मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्तियां। धारा 156 की जगह हमें 175 करना है याद। धारा 156 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करने तथा उसका अन्वेषण करने का निर्देश प्रदान किया जा सकता है। ऐसा किया जाना अवैध नहीं है, ठीक है। जहां पर कोई एक पक्ष एफआईआर लिखाने थाने जाए और वहां थाने का जो भार साधक अधिकारी है वो एफआईआर लिखने से मना कर दे। क्या कर दे? मना कर दे। तो वो एक पक्ष अपने केस को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। किसके द्वारा? परिवाद के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास गया, ठीक है। मजिस्ट्रेट उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, उसके तथ्यों को, सबूतों को, गवाहों को देखने के बाद वह पुलिस अधिकारी को आदेश देगा। कौन? मजिस्ट्रेट।
कि इनकी FIR लिखी जाए और अन्वेषण किया जाए। ठीक है, FIR लिखो और इनकी अन्वेषण करो, यानी जांच करो। ये आदेश देने का अधिकार होता है मजिस्ट्रेट को और पावर होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने के पूरे प्रयास किए हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो वो हमसे परचेज कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।